हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मा एंड बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन है सम स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द बिलो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एम्प्लॉयड एज अ बायोपेस्टिसाइड। इसमें आपसे पूछा है कि देखिए ये बैक्टीरिया, फंगस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनको एज अ बायोपेस्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, देखिए ओनली 1, 2 एंड 3, 1 and 3 एंड 1, 2 एंड 3 तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ओनली 1। देखिए सिर्फ बैक्टीरिया जो है उसका यूज़ किया जाता है एज अ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, देखिए दे आर सर्टेन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड डिराइव फ्रॉम सच नेचुरल मटेरियल जैसे एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सर्टेन मिनरल से डिराइव किए जाते हैं। इस तरह के पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड कहाँ से किए जाते हैं, देखिए एनिमल से डिराइव किए जाते हैं। बायो मीन्स जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनसे डिराइव किए जाते हैं। एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सर्टेन मिनरल्स, मोस्टली ये लिविंग थिंग्स से डिराइव किए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैनोला ऑयल एंड बेकिंग सोडा जो है, इनका कॉम्बिनेशन एज अ पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन की तरह इसको यूज़ किया जाता है और इसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ बायोपेस्टिसाइड। नाउ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें आपसे पूछा है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसमें से कौन सा होता है। फीमर होती है, टूथ एनामल होता है, टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल होता है या नी बोन होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, टूथ एनामल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। देखिए अगर आप टीथ का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको क्राउन कहते हैं। ये जो यहाँ ये इसके बिलो वाला पोर्शन होता है ये रूट होती है जो हमारे टीथ होते हैं उसकी। एंड देन देखिए यहाँ पर ये बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ ये नर्व सप्लाईज होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो अगर आप इनामल की बात करें, इनामल क्या होता है, देखिए ये जो वाइट वाला पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टूथ का, उसको इनामल कहा जाता है। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। इनामल के बाद देखिए डेंटिन आता है, उसके बाद पल्प आता है, देन ये देखिए गम होते हैं। फिर ये सारे ही टूथ का स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये देखिए सीमेंटम होता है, देन रूट कैनाल होती है, देन देखिए यहाँ पे ये लिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे ज़्यादा हाईली मिनरलाइज सब्सटेंस होता है, मिनरल सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है टूथ एनामल में। इट इज़ अ टिश्यू नॉट अ बोन। तो देखिए ये एक तरह का टिश्यू है, ये किसी तरह की बोन नहीं, ये टिश्यू है टूथ एनामल, यहाँ ये बताया गया है। दिस टिश्यू हैज़ हाई मिनरल कंटेंट विच मेक्स इट हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ये जो है इस टिश्यू का में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिनरल कंटेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। देखिए फीमर एंड टेम्पोरल बोन जो है ये ऑफ द स्कल आर द हार्डेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए अगर आपसे हार्डेस्ट बोन पूछा जाएगा तो आपको क्या, तो कौन कौन सी हार्डेस्ट बोन होती हैं, फीमर एंड टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्पीच है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। देखिए नॉस्टॉक है, वॉल्वॉक्स, एग्रिकस एंड पेनिसिलम। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, नॉस्टॉक है ये स्पीच जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। देखिए अगर हम बात करें कि 2 टाइप्स की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। क्यों नहीं प्रेजेंट होती, बिकॉज इसमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे देखिए दोनों का, तो देखिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नॉस्टॉक एक तरह का प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो इसमें देखिए ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन दिस सेल। देखिए अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो इसका अच्छे से आप देख सकते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कैप्सूल, ये राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं सेल के वो प्रेजेंट होते हैं इन तरह की यूकैरियोटिक सेल्स में। तो देखिए द न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इज अ बाइलेयर मेम्ब्रेन विच सराउंड द न्यूक्लियस। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि देखिए ये सराउंड करती है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल इट एनकेज द जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक सेल में जैसे अभी हमने बताया कि सारे ही जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए ये डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, गोल्जी एपरेटस होता है, देन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होती है, बस जो मेन डिफरेंस होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप, इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज जो कि ऑटोट्रॉप है, एल्गी, बटरफ्लाई, मशरूम या फिश। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एल्गी है ऑटोट्रॉप। तो देखिए ऑटोट्रॉप क्या होती है, ये ऐसी स्पीशीज होते हैं, इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि अपना खुद का फूड प्रिपेयर करती हैं बाई मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए मीनिंग दे क्रिएट देयर ओन न्यूट्रिएंट एनर्जी बाई मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप को प्रोड्यूसर कहा जाता है। एल्गी, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगस जो हैं वो कंसिडर किया जाता है उनको एज ए ऑटोट्रॉप, ये अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। और जबकि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप पे निर्भर रहते हैं अपने फूड के लिए। देखिए ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर होते हैं, हेटरोट्रॉप कंज्यूमर्स होते हैं। ऑटोट्रॉप देखिए प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हेटरोट्रॉप क्या करते हैं, ईट अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी। तो देखिए अगर आप एग्जाम्पल देखें ऑटोट्रॉप में प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज एंड एल्गी एग्जाम्पल होता है। हेटरोट्रॉप में क्या होता है, देखिए एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस इसमें एग्जाम्पल होता है। ना देखिए टिश्यू इन विच सेल हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, इसमें पूछा है आपसे। देखिए इसमें से ऐसे कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनकी सेल्स में सेल डिवीजन जो है वो लॉस्ट हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, सेल डिवीजन लॉस्ट हो जाता है। देखिए ये दोनों ही टिश्यूज़ जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दोनों ही प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड या आप कह सकते हैं इनकम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। दे कंटिन्यू टू डिवाइड एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये जो टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल होती हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ में ये कंटिन्यूसली अपना योगदान देती रहती हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें परमानेंट टिश्यू, देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया स्क्लेरेन्काइमा सेल एंड पेरेन्काइमा सेल, कोलेन्काइमा सेल। तो ये जो सेल्स होती हैं इन टिश्यूज़ की, दे कंसिस्ट ऑफ द प्लांट सेल दैट आर नो लॉन्गर एक्टिवली डिवाइडिंग। ये ऐसी प्लांट सेल होती हैं जो कि डिवाइड नहीं हो पाती फर्दर, इनकी डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी होती है। सच सेल टेक ऑन स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। तो ये जो है इन सेल्स की ये जो डिवाइड होने की एबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ वाई ये परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली प्लांट की ग्रोथ में अपना योगदान करते रहते हैं। देखिए ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स आर डिफ़िकल्ट टू ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ। तो इसमें बताया गया आपको, देखिए कि रेनी सीजन में जो वुडन डोर्स होते हैं उनको खोलना और बंद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी मीन्स वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं खोलने और बंद करने में। तो ये किस वजह से होता है, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या इम्बाइबिशन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इम्बाइबिशन की वजह से होता है ये। तो देखिए अगर आप सिंपल एग्जाम्पल में समझें इम्बाइबिशन क्या होता है, तो अगर आप ड्राई सीड्स मीन्स अगर आपके घर में कोई स्प्राउट्स होते हैं, कोई पल्सेस होती हैं, जब आप उनको वाटर में भिगो के रखते हैं रात भर, तो वो क्या हो जाता है, वो स्वेल हो जाते हैं। क्यों स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है उन्होंने अपने अंदर वाटर इनटेक कर लिया है और वो साइज़ में अपने डबल हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्बाइबिशन। सेम ऐसा ही देखिए इस वुड के साथ भी होता है। जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, रेनी सीजन में क्या होता है कि वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं वुड, तो उसमें क्या होता है कि वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फूल जाती है, हम कह सकते हैं वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है। इस वजह से क्या होता है, खोलना और बंद करना इन डोर्स को काफ़ी डिफिकल्ट होता है। देखिए इम्बाइबिशन इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन दैट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड कोलाइड कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। सो इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है इम्बाइबिशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का सीड्स के थ्रू, जैसे अभी हमने देखा, और ड्राई वुड के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो है एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन।
ना देखिए द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाय द हार्मोन। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन से हार्मोन से रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, पिट्यूटरिन, थायरॉक्सिन, एसिटाइलकोलिन या एड्रेनालिन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एड्रेनालिन हार्मोन होता है जिससे कि हार्ट बीट जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। क्या होता है देखिए द हार्मोन एड्रेनालिन कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है इसको, इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, देखिए इन इमोशनल अपसेट जैसे फियर या एंगर में दिस हार्मोन इज पोर्ड इनटू ब्लड एंड इट एक्सेलरेट द हार्ट बीट। ये अगर किसी भी तरह का फियर या एंगर होता है हमारे अंदर तो ये हार्मोन जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होने लगता है और उस वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। देखिए कभी भी जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि ब्रेन में जब सिग्नल जाता है तो ACTH रिलीज होता है। ये ACTH जो है ये एड्रिनल ग्लैंड में जाके क्या करता है, 2 टाइप्स के स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है, कॉर्टिजोल एंड एड्रेनालिन। कॉर्टिजोल जो है देखिए ये प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल होता है एंड एड्रेनालिन भी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी स्ट्रेस हार्मोन होता है ये। तो ये दोनों ही जो है ये रिलीज होते हैं एंड इन दोनों के ही कारण क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। देखा होगा आपने, कभी भी आपको गुस्सा आता है या आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। जबकि अगर हम देखें हार्मोन एसिटाइलकोलिन, देखिए जो ऑप्शन में दिया है ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट। ना द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स इन मैन आर। इसमें आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स कितनी पाई जाती है ह्यूमन बींग्स में, 40, 41, 42, 43। आंसर इसका ऑप्शन डी, 43 पाई जाती हैं पेयर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स ह्यूमन बॉडी में। क्या होता है देखिए पेरिफेरल नर्व्स मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, इज ए नेटवर्क ऑफ 43 पेयर ऑफ मोटर एंड सेंसरी नर्व्स दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द एंटायर ह्यूमन बॉडी। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखिए जैसे आप जानते होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी जो एंटायर बॉडी से कनेक्ट करती है। इस तरह की जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो कितने पेयर होते हैं इसके, देखिए 43 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। दीज नर्व्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेंसेशन। क्या क्या कंट्रोल करते हैं देखिए, सेंसेशन जो आप फील करते हैं सेंसेशन, देन मूवमेंट करवाती है हमारी बॉडी में, मोटर कोऑर्डिनेशन कराती हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में सिग्नल मिल पाते हैं कि आपको कौन सा काम कब करना है, मोटर कोऑर्डिनेशन। दे आर फ्रेजाइल एंड कैन बी डैमेज्ड इजिली। तो देखिए ये क्यों बताया गया फ्रेजाइल एंड कैन बी डैमेज्ड इजिली, बिकॉज देखिए अब अगर किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने सुना होगा कि उनको बोला जाता है कि वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, उनका लोअर पार्ट पैरालाइज्ड हो गया है। वो क्यों होता है, क्योंकि यही जो नर्व्स हैं ये इतनी फ्रेजाइल होती हैं कि ये डैमेज हो जाती हैं ईजिली। और दैट इज़ वाई क्या इनके डैमेज होने के कारण क्या होता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल्स जो है वो नहीं पहुंच पाते। देखिए जो ये मोटर सिग्नल्स होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। दैट इज़ वाई उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है। इस वजह से बिकॉज ये नर्व्स इतनी फ्रेजाइल होती हैं, दैट इज़ वाई पैरालिसिस जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है पेशेंट्स को। देखिए टोटल सॉल्ट कंटेंट इन ब्लड इज अबाउट, इसमें आपसे पूछा है कि हमारे ब्लड में टोटल सॉल्ट कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल ब्लड होते हैं उनमें। देखिए परसेंटेज दी गई है इसमें आपको अलग अलग। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 0.85 to 0.9% तक सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। तो देखिए अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो आपको ये लिमिट याद करनी होगी, बट अगर आप नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल अगर आप मिली मोल पर लीटर के फॉर्म में देखें तो देखिए 135 to 145 मिली मोल पर लीटर होता है। तो दोनों ही आप याद कर लीजिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए क्या बोला है, द सीरम सोडियम लेवल ऑफ लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर क्वालिफाइड एज हाइपोनेट्रीमिया। तो देखिए हाइपोनेट्रीमिया एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड का सोडियम लेवल है वो 135 से लो चला जाता है और ये और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। देखिए यहाँ बताया गया और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है अगर ब्लड का सोडियम लेवल 125 मिली मोल पर लीटर से भी बिलो चला जाता है, तो ये एक तरह की सीवियर कंडीशन मानी जाती है। देखिए सिल्वीकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें आपसे पूछा है कि सिल्वीकल्चर एक ब्रांच है बॉटनी की जिसमें हम इसमें से किसके बारे में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कल्चर ऑफ एल्गी, कल्चर ऑफ फंगाई एंड देखिए सिल्की फिडा प्लांट्स, इनके बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं सिल्वीकल्चर में। तो देखिए सिल्वीकल्चर में सारी ही चीज़ें जो होती हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, उनका रीजनरेशन, उनकी टेंडिंग एंड रीजनरेशन, हार्वेस्टिंग, इन सब के बारे में स्टडी
की जाती है सिल्वीकल्चर में। सिल्वीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू मीट वैल्यूज़ एंड नीड। तो ये सारे ही देखिए उनकी ग्रोथ, उनके स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन को कंट्रोल किया जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ जो है उनको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि जो नीड्स एंड वैल्यू है उनको मीट किया जा सके। स्पेशली टिम्बर प्रोडक्शन जो है, मेनली टिम्बर प्रोडक्शन क्या कह सकते हैं आप कि लकड़ियों का उत्पादन, मीन्स वुड की प्रोडक्शन जो है उसके लिए ये किया जाता है। तो इस तरह की ब्रांच होती है जिसको सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मा एंड बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 40। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।